गुड मॉर्निंग। आज बीए प्रथम वर्ष इतिहास विषय में हम भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित है, जिस टॉपिक का नाम है प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र। भारत का जो प्राचीन इतिहास है, उस प्राचीन इतिहास में शिक्षा के जितने भी महत्वपूर्ण केंद्र हैं, उन केंद्रों का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। आज जितने भी महत्वपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर, उनमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे तक्षशिला को। तक्षशिला शिक्षा का वो प्रमुख केंद्र है प्राचीन शिक्षा में, जिसमें कहा जाता है कि उस समय तक्षशिला से पहले ऐसा कोई शैक्षणिक संस्थान जो विश्वविख्यात हो, ऐसा भारत के संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। न तो भारत के संदर्भ में, न उस समय अगर यूनान को छोड़ दे तो लगभग यूरोप वाला कल्चर है, यूनान और रोम की सभ्यता को छोड़े तो दक्षिण पूर्वी जो एशिया है, उस पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में ऐसा कोई शिक्षा का केंद्र नहीं था जितना विश्वविख्यात तक्षशिला हुआ करता था। तक्षशिला के कालांतर में जब बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए, चूंकि पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित था, तो कई आक्रमणों ने कहते हैं कि इनको नष्ट कर दिया। लेकिन इसके बाद में एक और शिक्षा केंद्र भारत में विश्वविख्यात हो गया, जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा ने वो ख्याति प्राप्त की जो गौरव कवि तक्षशिला का रहा करता था। नालंदा के पैरेलल एक और इंस्टीट्यूट उस समय बड़ी फेमस हुई। बंगाल का शासक था धर्मपाल, पाल वंश का महत्वपूर्ण शासक हुआ है। उसने उस समय एक नई इंस्टीट्यूट की स्थापना कर दी थी, और वो इंस्टीट्यूट थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इन विश्वविद्यालयों के अलावा जैन शिक्षा का प्रमुख केंद्र वल्लभी और हिंदू शिक्षा के केंद्र काशी, उज्जैन, इन सब का अपन अध्ययन करेंगे एक एक बार करके। सबसे पहले आज पढ़ रहे हैं तक्षशिला को। तक्षशिला प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। तो प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र जो तक्षशिला है, वो भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित था। कहां पर था? रावलपिंडी के पास स्थित था। वर्तमान का जो रावलपिंडी है, प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र भी है। पश्चिमोत्तर भारत में जो रावलपिंडी है, उस वर्तमान का जो रावलपिंडी, उसी के पास इसका महत्वपूर्ण स्थान था, जहां पर ये स्थापित किया गया था। अब कहा जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है, वो भरत के पुत्र तक्ष द्वारा की है। और चूंकि तक्ष ने इसकी स्थापना रावलपिंडी के पास है, हिंदुकुश पर्वत है, और उन्हीं पर्वत चोटियों के आसपास एक बहुत बड़ी शिला थी, यानी पत्थर था, उसी पर स्थापना की थी। इसलिए तक्ष के द्वारा उस शिला पर स्थापना की गई, इसीलिए कालांतर में ये तक्षशिला नाम से जाना गया। और चूंकि इसकी स्थापना तक्ष द्वारा की गई है, तो कहते हैं पौराणिक ग्रंथों में बताया गया कि ये जो तक्ष है, ये तक्ष ही इसी विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति माना जाता है। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति कौन था? तक्ष। अब ये शिक्षा के क्षेत्र में उस समय इतना महत्वपूर्ण था कि उस समय जितने बड़े बड़े जनपद हुआ करते थे, 16 जनपदों का उल्लेख बड़ा महत्वपूर्ण है। और कहते हैं सभी जनपदों के जो बड़े काबिल लोग हुआ करते थे, उस समय राजतंत्र स्थापित था, तो राजाओं के द्वारा सबसे ज्यादा आकर्षण का स्थल कोई रात हो रहा था तक्षशिला। इसका एक कारण भी था। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध का एक चिकित्सक था, यानी उनका एक पर्सनल डॉक्टर था, नाम था जीवक। ये जीवक इसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ही
उस समय का महान विद्वान, महान चिकित्सा शास्त्रीगण जीवक जो था वो इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हुआ था। इसके अलावा देखा जाए तो अपन पढ़ते हैं कि उस समय के महान रणनीतिकार कौन थे? कौटिल्य, जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ये व्यक्ति भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट था। तो तक्षशिला से जीवक पढ़ के आया, कौटिल्य पढ़ के आया, जीवक, कौटिल्य। इसके अलावा एक बहुत बड़ा साहित्यकार था पाणिनि, जिसने अष्टाध्यायी की रचना की थी। तो पाणिनि भी कहाँ का स्टूडेंट रहा हुआ है? तक्षशिला का। इसके अलावा पतंजलि, तो पतंजलि भी कहाँ का स्टूडेंट? इसी तक्षशिला यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा तक्षशिला यूनिवर्सिटी से संबंधित उस समय के कौशल जनपद का राजा थे प्रसेनजीत, और वही मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त। तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त और कौशल नरेश प्रसेनजीत भी कहाँ के स्टूडेंट रहे थे? तक्षशिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हुए थे। तो कहते हैं कि यहाँ के बड़े बड़े राजकुमार, बड़े बड़े राजा यहाँ के स्टूडेंट्स थे, और इतने बड़े विद्वान जिसमें जीवक, कौटिल्य, पाणिनि, पतंजलि, इतने बड़े विद्वानों ने यहाँ से स्टडी की है। तो कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी थोड़ी ज़्यादा ही प्रसिद्ध हो गई, और इनकी वजह से इतने फेमस स्टूडेंट्स यहाँ से निकले हैं जिन्होंने, कहते हैं कि अपना नाम हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज करवाया। इस वजह से और ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहा, और हर स्टूडेंट्स की एक ही इच्छा होती थी कि वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़े। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में उस समय एडमिशन के प्रोसेस कुछ अलग अलग थे, और 3 प्रकार के प्रोसेस पूछे जाते हैं, यानी कि प्रवेश नियम या पात्रता, ये क्या थी? तो कहते हैं जो एडमिशन के विषय में यहाँ की प्रोसेस थी वो 3 प्रकार की थी। पहली प्रोसेस ये थी कि एक तो ये चीज थी कि यहाँ निःशुल्क पढ़ाई का सिस्टम नहीं था। जो भी यहाँ विद्यार्थी स्टूडेंट पढ़ेगा उसे अपने शिक्षण का शुल्क अदा करना पड़ेगा। तो पहला था शिक्षण शुल्क देकर। तो पहली शर्त क्या थी? कोई भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आएगा तो उसे पहले फीस भरनी पड़ेगी। कोई बस शिक्षण शुल्क का भुगतान कर दो, आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो सकते हो। बड़े बड़े उस समय जो अमीर लोग हुआ करते थे, बड़े राजा राजकुमार, जो भी राजा अपने राजकुमारों को भेजते थे, वो सब इसी सिस्टम से आते थे, क्योंकि उनके पास पैसे होते थे, वो पेमेंट अदा कर देते थे। दूसरी प्रोसेस ये थी कि किसी के पास पैसा देना इतना संभव नहीं था, लेकिन फिर भी वो एडमिशन लेना चाहते थे। तो इस यूनिवर्सिटी ने ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी पढ़ने की इच्छा है और पैसे नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ रियायतें जारी की। और वो रियायतें यही थी कि आप क्या करोगे, दिन में काम करोगे, और रात्रि में स्टडी। दिन में आपको कार्य करना है और रात्रि में स्टडी करनी है। यानी कि आप जो स्टडी कर रहे हो उनका शुल्क आप काम करके दे रहे हो। तो उसी यूनिवर्सिटी में काम कर लो, उसके बदले में आपके वहाँ का शिक्षण शुल्क का भुगतान हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनको पढ़ना भी ज़्यादा था, दूसरा वो ये भी चाहते थे कि अगर काम करेंगे तो शायद पढ़ाई इतनी संभव हो कि नहीं हो। तब कहते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको एक रियायत और दी गई थी, और वो रियायत ये थी कि आप अध्ययन करो, लेकिन उनको एक शपथ पत्र भरना पड़ता था। और शपथ पत्र मतलब एक बाउंडेशन देना पड़ता था इनको, और वो ये था कि जब आपकी स्टडी खत्म हो जाएगी, आप व्यवसाय में लग जाओगे, तब आपका प्रारंभिक जो इनकम होगी, जो भी आप कमाओगे, वो उस कमाई का भुगतान आपको यहाँ करना पड़ेगा। उसके लिए बकायदा आपसे एक शपथ पत्र भरवाया जाता था। तो एक प्रकार से देखा जाए तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी का सिस्टम वर्तमान की जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है उससे काफी मेल खाता है।
दूसरा, इतना तो आधुनिक शिक्षा पद्धति में भी प्रोसेस नहीं होगा जितना इनके लिए था। यानी पैसे हैं, पैसे देकर के शिक्षा। दूसरा, शिक्षण का भुगतान नहीं कर पाते तो काम कर लो, काम के बदले हो जाएगा। और तीसरा, काम भी उस समय नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, जब आपकी स्टडी खत्म हो जाए तो स्टडी खत्म होने के बाद जब आप काम पे लग जाओ तब उसका भुगतान करना है। तो ये 3 प्रकार के जो प्रोसेस थे वो चलते थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। इस प्रकार अगर देखा जाए तो प्राचीन भारत में तक्षशिला ने काफी ख्याति अर्जित की। लेकिन चूंकि देखो ये जो स्थित है वो स्थित कहाँ है, पश्चिमोत्तर भारत में, और पश्चिमोत्तर भारत से ही भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। और इन विदेशी आक्रमणों में जो प्रमुख आक्रमण है वो है ईरानी, शक, हूण, कुषाण। कहते हैं इन बर्बर जातियों के आक्रमणों से बार बार, चूंकि पश्चिमोत्तर सीमा पर ही ये स्थित था, इस वजह से ये इनके आक्रमण का महत्वपूर्ण शिकार हो गया और बार बार आक्रमणों से इस तक्षशिला का महत्व खो गया, तक्षशिला समापन की ओर बढ़ गया। तो कहते हैं तक्षशिला को नष्ट करने में सबसे ज्यादा इन विदेशी आक्रमणकारियों का हाथ रहा है। इनकी वजह से तक्षशिला का जो महत्व था, जो ख्याति थी, वो सब कुछ नष्ट हो गई। तो कहते हैं जब तक इनके आक्रमण नहीं हुए तब तक जो वैभव तक्षशिला ने हासिल किया, आज दिन तक ऐसा जो वैभवशाली इतिहास है शिक्षण संस्था के मामले में वो किसी ने हासिल नहीं किया था। तो ये है अपना तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बाद हम आगामी जो बड़ी यूनिवर्सिटी है और जिसकी स्थापना ठीक इसके बाद में हुई और सबसे बड़ा वैभव हुआ उसका, वर्तमान में भी उसको याद किया जाता है और दक्षिण पूर्वी एशिया का उस समय का सबसे भव्य शैक्षणिक संस्थान था, जिसकी ख्याति पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में फैली हुई थी और दक्षिण पूर्वी एशिया के लगभग सभी देशों से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। उस यूनिवर्सिटी का नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी। एक बार आप इसको नोट डाउन करें, फिर अपन नालंदा यूनिवर्सिटी को पढ़ते हैं। अभी पढ़ रहे हैं हम नालंदा को। अब तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बाद जितना महत्वपूर्ण स्थान नालंदा ने प्राप्त किया है, शायद इसके आगामी आने वाले वर्षों में किसी यूनिवर्सिटी ने इतनी ख्याति प्राप्त नहीं की होगी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो बिहार में एक स्थान है राजगृह। राजगृह के निकट था, राजगृह से 10 मील की दूरी पर यह स्थित था। तो राजगृह, बिहार में राजगृह के निकट एक नई यूनिवर्सिटी नालंदा की स्थापना की गई। कहते हैं कि नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रारंभ में ये ब्राह्मण शिक्षा का ही महत्वपूर्ण केंद्र था, पर धीरे धीरे ये बौद्ध शिक्षा के काफी नजदीक पहुंच गया और बौद्ध शिक्षा में पूरी तरह से परिणित हो गया। अब क्या है, देखो जिस जगह इसकी स्थापना की गई वो गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे सारिपुत्र। तो कहते हैं कि नालंदा जो है ये सारिपुत्र की जन्मस्थली है। कौन सा स्थान? नालंदा। तो नालंदा किसकी जन्मस्थली है? गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र की ये जन्मस्थली हुआ करती थी और इसी जगह पे नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त वंश के दौरान एक शासक हुआ कुमारगुप्त। तो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? कुमारगुप्त द्वारा। तो गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त द्वारा किसकी स्थापना की गई? नालंदा विश्वविद्यालय की। चूंकि कहते हैं कि कुमारगुप्त का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। नालंदा यूनिवर्सिटी को
इतना विख्यात करने में, और उसके कालांतर में कई और राजा आए जिन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। इसमें एक उल्लेखित नाम है हर्षवर्धन का। अब चूंकि नालंदा ने वो ख्याति हासिल की है, शुरू में ब्राह्मण शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे बड़े बड़े स्तरों के द्वारा, विशेष करके बौद्ध की हीनयान शाखा, महायान शाखा, दो शाखाओं में बौद्ध धर्म कन्वर्ट हो गया था। तो बाद में अलग अलग शाखाओं से अलग अलग स्टूडेंट्स आए और इसमें सबसे ज्यादा महायान शाखा को ज्यादा महत्व मिला। अब देखो नालंदा यूनिवर्सिटी के जो प्रमाण है वो प्रमाण हमें फायान से, लेकिन फायान इतना उल्लेख नहीं करता जितना इत्सिंग ने किया है, लेकिन सबसे ज्यादा उल्लेख इसका मिलता है हमें हैनसांग से। हैनसांग जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हुआ है। तो चाइना से आए हुए इत्सिंग और हैनसांग के वर्णनों से हमें नालंदा के गौरव का पता चलता है। क्योंकि ये बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया था, इसी समय देखो जो इत्सिंग आया था, उस इत्सिंग ने कहा था, कहते हैं कि जो गौरव नालंदा का था शायद उसने उस काल में, कालखंड में किसी और शिक्षण संस्था के रूप में किसी और का गौरव नहीं देखा। तो इत्सिंग कहता है कि यहाँ उस इत्सिंग जब आया उस समय की बात है, वो कहता था कि लगभग 10,000 विद्यार्थी यहाँ पढ़ा करते थे। यानी एक ही यूनिवर्सिटी में उस कालखंड के दौरान कितने 10,000 विद्यार्थी पढ़ा करते थे। ये किसके अकॉर्डिंग है? इत्सिंग के अकॉर्डिंग। तो इत्सिंग वर्णन करता है 10,000 स्टूडेंट्स का। कहते हैं यूनिवर्सिटी जब 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो बड़ी होगी, तो कहते हैं कि इसका जो आकार है उसमें उस समय कहा जाता है कि 7 विशाल भवन हुआ करते थे। कितने भवन थे? 7 विशाल भवन थे। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में 300 कक्ष थे। कितने कक्ष थे? 300। तो विशाल भवन कितने हैं? 7, जबकि कक्ष कितने हैं? 300। तो 300 कक्ष हुआ करते थे। कहां पर? नालंदा यूनिवर्सिटी। अब 300 कमरे हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और उस कालखंड के दौरान तो ये महत्वपूर्ण स्तर रखती थी अपने जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनके मामले में। दूसरा, चूंकि कहते हैं इतनी गौरवशाली यूनिवर्सिटी है, तो उस समय के लगभग जितने भी राजा आए उन राजाओं ने इसको कहते हैं आश्रय दिया था। सबने इनमें खूब सहयोग किया है। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ बौद्ध शिक्षा का केंद्र होने के नाते बौद्ध शिक्षा वालों ने या बौद्ध मतावलंबी वाले राजाओं ने ही इनको ज्यादा महत्व दिया। लगभग उस समकालीन जितने भी शासक हुए उन्होंने सबने इस यूनिवर्सिटी को खूब सपोर्ट किया। यहाँ में जो स्टूडेंट पढ़ने आते थे वो बर्मा, कोरिया, चीन, तिब्बत, जापान, और वैसे देखा जाए तो इंडोनेशिया के आसपास। यहाँ के स्टूडेंट पढ़ने आते थे कहां पर? नालंदा यूनिवर्सिटी में। और चाइना के स्टूडेंट तो इतने फेमस हुए थे, चाइना और तिब्बत के तारानाथ वगैरह, और विशेष करके चाइना के इत्सिंग, हैनसांग। तो कहते हैं ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए, और हैनसांग यहाँ का इतना फेमस स्टूडेंट्स था कि ये जिस समय आया उस समय शासनकाल था हर्षवर्धन का। वर्धन वंश यानी पुष्यभूति वंश का शासक कौन था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और जिस समय ये पढ़ने आया उस समय इतनी ख्याति हासिल की कि आगे जाकर के कहते हैं जो मुख्य व्यवस्थापक होता है, मुख्य न्यायाधीश का पद होता है, वो पद हैनसांग ने किसको दिया? सॉरी, हर्षवर्धन ने किसको दिया था? हैनसांग को नियुक्त कर रखा था। हैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में इतना प्रसिद्ध हुआ, कहते हैं कि इस प्रसिद्धि के कारण इसने हर्षवर्धन से एक बात मनवा ली, और वो बात थी उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा के लिए विश्व धर्म सम्मेलन बुलाया, और वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, और विशेष करके महायान शाखा से। और वो कहां पर बुलाया? कन्नौज में, इसलिए कन्नौज धर्म सभा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो कहते हैं हैनसांग ने नालंदा यूनिवर्सिटी को और ज्यादा ख्याति दिलाई।
यह इंसान जब तक इंडिया में रहा है तब तक उसने नालंदा खूब शरण, कहते हैं सहायता दी है, आश्रय स्थल के रूप में भी रहा है इनका, तो आने वाले कई स्टूडेंटों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो कहते हैं कि यहाँ पर जो 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे तो उनके लिए एक फेमस लाइब्रेरी हुआ करती थी, यानी पुस्तकालय थे। क्या था? पुस्तकालय। जो पुस्तकालय थे उसमें जो पुस्तकालयों के नाम थे वो थे, पुस्तकालय 3 डिवाइड में थे, एक रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्नोद्दी। कितने थे? 3। यानी कि यहाँ जो पुस्तकालय नालंदा यूनिवर्सिटी में था उन पुस्तकालय 3 भागों में डिवाइड था, और तीनों भागों में जो डिवाइड था, एक भाग का नाम रत्न सागर था, एक का नाम रत्न रंजक और एक का नाम रत्नोद्दी। तो कभी पूछा जाए रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्नोद्दी का संबंध किससे है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय से। तो कहते हैं बहुत बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी। अब कहते हैं कालांतर में ज्यों-ज्यों बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हुआ त्यों नालंदा यूनिवर्सिटी का महत्व भी कमतर होने लग गया। और कहते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी को आज वर्तमान के टाइम में अगर नहीं देखा जाता तो इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार था, बख्तियार खिलजी। जब बख्तियार खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया तो कहते हैं बख्तियार खिलजी ने पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया। उसने यहाँ की जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें थी उन सबको तोड़ दिया और नालंदा का अस्तित्व खत्म कर दिया। इसी बख्तियार खिलजी ने इसी नालंदा के पास में, कहते हैं कि भागलपुर का इलाका था, वहां पर एक नगर बसाया सुल्तानगंज। तो ये सुल्तानगंज मालवा का शासक हुआ करता था कहते बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय फेमस हुआ है, और यहीं से अगर ये बौद्ध धर्म के इतने महत्वपूर्ण केंद्र नहीं होते तो इसी सुल्तानगंज से 7.5 फीट लंबी बुद्ध की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली? बुद्ध की मूर्ति। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई बख्तियार खिलजी ने तो लाई नहीं थी, इससे पहले ही ये यूनिवर्सिटी बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में मानी गई। और दूसरा कहते हैं कि ये लगभग गौतम बुद्ध की कर्मस्थली रहा हुआ है, कि गौतम बुद्ध का जो भी कर्मस्थली के रूप में सबसे विख्यात क्षेत्र था वो नालंदा ही हुआ करता था। विशेष करके उसने, वैसे भी देखा जाए नालंदा के आसपास के इलाकों को भी, तो बिहार ही उसका कर्मस्थली रहा है, और बिहार में ही एक स्थान है नालंदा। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली, वो मिली गुप्त वंश के दौरान, और गुप्त वंश के उत्तरोत्तर काल में भी इसको काफी प्रसिद्धि मिली। और उनके प्रसिद्धि में इन सब का बड़ा योगदान था। यहाँ विदेशों से स्टूडेंट्स पढ़ने आया करते थे, जिसमें बर्मा, कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया के द्वीप समूह वगैरह सबसे स्टूडेंट्स आया करते थे। तो विश्वविख्यात केंद्र हुआ करता था। ध्यान रखना, तक्षशिला और नालंदा दोनों का ही बड़ा गौरव है, लेकिन दोनों में डिफरेंस एक ही है कि जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पढ़ने जाते थे वो स्टूडेंट्स अधिकतर भारत के ही हुआ करते थे, भारतीय उपमहाद्वीप के ही जाते थे। विशेष करके उस समय देखा जाए तो वाराणसी, काशी, उज्जैन, मथुरा, यहाँ से अधिकतर स्टूडेंट्स पढ़ने गए तो वो गए तक्षशिला में। जबकि विदेशों से और विशेष करके दक्षिण पूर्वी एशिया से वो स्टूडेंट जो ज्यादातर पढ़ने आए वो आए नालंदा में। बाकी कहते हैं कि पढ़ाई के मामले में दोनों ने खूब वैभव हासिल किया। डिफरेंस है तो सिर्फ इन बातों का है। तक्षशिला प्रारंभिक शिक्षा केंद्र था, जबकि उसके बाद में अगर वो गौरव प्राप्त किया था वो किया था नालंदा ने। आज हम प्राचीन शिक्षा के केंद्र में 2 शिक्षा केंद्रों को ही पढ़ेंगे, एक तक्षशिला को और एक नालंदा को। अगले टॉपिक्स में हम विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, वल्लभी, काशी, उज्जैन, इन सबको लेकर के आएंगे। तब तक आपके इन 2 शिक्षा केंद्रों का अध्ययन करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।